हेलो दोस्तों। भारत के 14वें प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल 24 जुलाई 2022 को खत्म होने वाला है। इसके चलते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भारत के प्रेसिडेंट की इलेक्शन की डेट है वो फाइनल कर दी है और ये डेट है 18 तारीख 2022। इसकी काउंटिंग की डेट होगी, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन की काउंटिंग डेट होगी वो होगी 21 जुलाई 2022, यानी कि 21 जुलाई को फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। भारत में हर 5 साल बाद ही जैसे प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्शंस होते हैं वैसे ही प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शंस होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर इन दोनों की इलेक्शंस का जो प्रोसेस है वो अलग अलग है। बहुत से लोगों को प्रेसिडेंट की इलेक्शन के प्रोसेस के बारे में नहीं पता है। इस वीडियो में मैं आपको प्रेसिडेंट इलेक्शन की प्रोसेस के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। इस टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले पार्ट में प्रेसिडेंट इलेक्शन की प्रोसेस और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की इलेक्शन में क्या क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में बात करेंगे। दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि एक प्रेसिडेंट इलेक्शन में जो एमएलए और एमपीज होती हैं उनकी वोट की वैल्यू कितनी कितनी होती है, पॉपुलेशन के हिसाब से वोट की वैल्यू कैसे काउंट की जाती है, उसके लिए हम प्रॉपर डेटा का भी यूज करेंगे। और तीसरे पार्ट में हम ये बात करेंगे कि जो आने वाली इलेक्शन है 18 जुलाई 2022 को, उसमें किस कैंडिडेट की जीतने की संभावना है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को जनरल नॉलेज पर्पस के लिए देख रहे हो या फिर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। भारत में 2 तरह की इलेक्शंस होती हैं, पहली डायरेक्ट इलेक्शन और दूसरी इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है कि जो आम लोग होते हैं, आम जनता, जो सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं, उनको वोटिंग का अधिकार होता है और हर एक व्यक्ति की वोट की वैल्यू एक होती है, यानी कि 1 सिटीजन 1 वोट का कंसेप्ट इसमें लागू होता है। जो हमारे एमएलए जो होते हैं, जो विधानसभा के सदस्य, एमपीज होते हैं, सांसद के सदस्य या फिर म्यूनिसिपैलिटी काउंसिल के सदस्य या फिर पंचायत के सदस्य, इन सब लोगों के लिए जो इलेक्शन प्रोसेस है वो डायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस है। इनमें आम लोग, हम और आप जैसे लोग इनमें वोटिंग करते हैं। इसके बाद आती है इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है कि आम लोगों को वोटिंग का अधिकार नहीं होता है, आप और हमारे जैसे लोगों को वोटिंग का अधिकार नहीं होता है। इसमें एक स्पेशल प्रोविजन होता है और वो है इलेक्टोरल कॉलेज का। जो भी इलेक्टोरल कॉलेज में लोग शामिल होंगे सिर्फ उन्हीं को वोटिंग का अधिकार होगा। और भारत में प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, राज्यसभा के मेंबर्स के लिए और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शंस होती हैं। और इन सब पोस्ट के लिए अलग अलग जो इलेक्टोरल कॉलेज का प्रावधान है। तो हम इस वीडियो में प्रेसिडेंट के जो इलेक्टोरल कॉलेज है और उसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जो भी चुने गए जो सदस्य होते हैं पार्लियामेंट के वो शामिल होते हैं। दूसरे नंबर पे जो भी स्टेट्स हैं हमारी टोटल, उनके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, वो शामिल होते हैं। और तीसरे नंबर पे जो हमारी यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी, इन दोनों की इलेक्टेड असेंबलीज होती हैं। और इन इलेक्टेड असेंबलीज के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो भी इस इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल होते हैं, यानी कि इन तीनों तरह के लोगों को मिला के इलेक्टोरल कॉलेज तैयार होता है प्रेसिडेंट के लिए। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि जो भी नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के हों चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के हों, उनको इसमें वोटिंग का अधिकार नहीं होता है, यानी कि वो लोग नॉमिनेटेड मेंबर्स इस इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल नहीं होते हैं। इस इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल हर एक व्यक्ति की वोट की वैल्यू अलग अलग होती है, यानी कि एमपी की और एमएलए की वोट की वैल्यू अलग अलग होगी और एक स्टेट और दूसरी स्टेट के जो एमएलए हैं उनकी वोट की वैल्यू भी अलग अलग होगी। तो ये चीजें कैसे जो डिफाइन की जाती है कि किसकी वोट की वैल्यू कितनी होगी, उसके बारे में हम पार्ट 2 में बात करते हैं। वीडियो के इस पार्ट में हम एक एमएलए की वोट की वैल्यू काउंट करेंगे जो कि प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए यूज़ की जाती है। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के यूज़ से हम किसी भी एमएलए की जो वोट की वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो टोटल पॉपुलेशन होती है किसी भी स्टेट की, उसको डिवाइड करना होता है टोटल इलेक्टेड एमएलएज के साथ। और जो टोटल इलेक्टेड एमएलए होते हैं उसको मल्टीप्लाई करना है 1000 के साथ। जो ये हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के यूज से आप किसी भी एमएलए की वोट की वैल्यू है वो निकाल सकते हो प्रेसिडेंट इलेक्शंस में जो यूज़ की जाती है।
तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जहाँ पे हमारे पास यूपी उत्तर प्रदेश का जो हमारे पास डेटा है उसको लेके हम इसको और अच्छे से समझेंगे। उत्तर प्रदेश में जो टोटल एमएलएज हैं वो है 403, और उत्तर प्रदेश की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 8 करोड़ से ज़्यादा। ये जो पॉपुलेशन का सेंसस है, ये जो पॉपुलेशन है हम 1971 के सेंसस के बेस पे लेते हैं, क्योंकि उसके बाद इसको फ्रीज कर दिया गया था। उसके बाद जो भी पॉपुलेशन बढ़ी है उसको काउंट नहीं किया जाता है। जो 1971 का सेंसस ही, सेंसस के अकॉर्डिंग ही पॉपुलेशन इस पे यूज़ की जाती है। तो अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट करते हैं तो हमारे पास ये रिज़ल्ट निकल के आता है 208। यानी कि 208 हमारे पास एक एमएलए की वैल्यू की एक एमएलए की वोट की वैल्यू आ चुकी है उत्तर प्रदेश के। तो हम अगर उत्तर प्रदेश के टोटल एमएलएस की कितनी वोट है, जो इलेक्टेड एमएलएस हैं, उसको काउंट करें तो हमारे पास 208 एक एमएलए की वोट की वैल्यू है और 403 टोटल एमएलएस है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 83,824 है, जो टोटल यूपी के जो इलेक्टेड एमएलएस हैं उनकी वोट की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ऐसे ही हम टोटल जो स्टेट्स एंड यूटीज़ हैं उनके जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, उनकी टोटल वैल्यू हमारे पास है 5,49,495। तो ऐसे जो टोटल वैल्यू है, हम एक एमएलए की वोट की वैल्यू और टोटल उस स्टेट के जो एमएलएज इलेक्टेड उनकी वोट की वैल्यू और पूरे ऑल ओवर इंडिया जो इलेक्टेड एमएलएज हैं जो स्टेट और यूटीज़ के हैं उनकी वोट की वैल्यू भी काउंट कर सकते हैं। तो चलिए अब एक एमपी की वोट की वैल्यू को भी समझ लेते हैं कि कैसे प्रेसिडेंट इलेक्शन में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वोट की वैल्यू काउंट की जाती है। उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये है कि हमारे पास सबसे पहले जो भी टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स है, वह वोट्स की वैल्यू है टोटल एमएलएस की जो इलेक्टेड हैं ऑल ओवर इंडिया, उसके नंबर हमें पता होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे हमें पता होना चाहिए कि जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं हमारे दोनों सदनों के पार्लियामेंट के, उसके टोटल नंबर कितने हैं। तो सबसे पहले हम टोटल नंबर देख लेते हैं कि कितने हैं हमारे पास जो मेंबर्स हैं इलेक्टेड राज्यसभा और लोकसभा के। लोकसभा में हमारे पास 543 मेंबर्स हैं जो इलेक्टेड होते हैं, जो राज्यसभा में है वो है 233। तो इनको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 776, यानी कि 776 हमारे पास जो टोटल इलेक्टेड एमपीज होते हैं उनको हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे वैल्यू को। तो हमारे पास ये वैल्यू हमने लास्ट स्लाइड में निकाली थी, ये वैल्यू आई थी जो हमारे पास टोटल वैल्यू है वोट्स की, टोटल एमपी एमएलएज की, जो भी एमएलएज है मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और यूटीज़ के जो भी एमएलएज हैं इलेक्टेड उनकी वैल्यू है। और नीचे हमारे पास टोटल नंबर आ गया दोनों सदनों का जो इलेक्टेड एमपीज़ हैं। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये फाइनल वैल्यू निकल के आएगी। तो जो 708 नंबर है ये है एक एमपी की वोट की वैल्यू। यानी कि कोई भी एमपी, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी वोट जब भी कास्ट करेगा प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए, तो उसकी वोट की वैल्यू एक नहीं 708 के 708 है जो वो काउंट की जाएगी। तो इससे हम टोटल जो इलेक्टेड मेंबर्स है पार्लियामेंट के उसकी वोट भी काउंट कर सकते हैं। तो हम 708 को मल्टीप्लाई कर देंगे जो टोटल इलेक्टेड मेंबर्स हैं हमारे पास राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के मिला के, तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आएगी। ये वैल्यू है टोटल वोट्स ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो इसके बाद हमें जो टोटल वैल्यू चाहिए एमएलएज और इलेक्टेड एमपीज की, तो वो वैल्यू हम इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे पता कर सकते हैं कि कैसी कितनी वैल्यू आती है। 18 जुलाई 2022 को भारत में प्रेसिडेंट इलेक्शंस होने वाले हैं और हर बार की तरह ही दोनों पक्षों ने अपने अपने कैंडिडेट्स अनाउंस कर दिए हैं। और जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के कैंडिडेट हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू, और ये बीजेपी पार्टी से बिलोंग करती हैं। और दूसरे नंबर पे जो यूनाइटेड अपोजिशन से बिलोंग करते हैं उनका नाम है यशवंत सिन्हा। इनकी जो पार्टी है वो है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के पार्ट 2 में बताया कि जिस पक्ष के, जिस पार्टी के जो इलेक्टेड एमएलएज और एमपीज ज़्यादा होंगे उसके कैंडिडेट, उसके प्रेसिडेंट कैंडिडेट के जीतने की संभावना ज़्यादा होगी। तो इस केस में अगर हम देखें तो बीजेपी के टोटल 301 जो लोकसभा में सांसद हैं और जो राज्यसभा में उनके 92 यानी कि 92 सांसद राज्यसभा में हैं। और जो ऑल ओवर इंडिया में उनके एमएलएस की, आपको एमएलएस के नंबर देखा जाए तो बीजेपी के टोटल 1400 से ज़्यादा पूरे इंडिया में एमएलएस हैं सिर्फ बीजेपी पार्टी के। अगर हम नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए के टोटल एमएलएस और एमपीज की वैल्यू देखें तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी।
इससे पहले जो भी प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शंस हुई हैं उसमें यही एक पैटर्न देखने को मिल रहा है कि जिस पार्टी की सेंटर में सरकार होती है उसी पार्टी का कैंडिडेट प्रेसिडेंट इलेक्शन जीतता आ रहा है। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।